सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिस्ट योगी सुनील में। जैसा कि हम लोग योग के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, योगासनों के बारे में मैंने बताया। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के विषय में। प्राणायाम जो योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। आसन के बाद में प्राणायाम का ही नाम आता है। तो प्राणायाम क्या है? प्राण प्लस आयाम, प्राणों को विस्तृत करना, प्राणों को नई ऊंचाई देना, ठीक है, नए आयाम पे लेके जाना, प्राणों को संतुलित करना। तो ये प्राणायाम की परिभाषा है, ठीक है। तो प्राणायाम योग का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। तो जब हम योग साधना में आगे बढ़ते हैं तो आसन से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी शुद्धि होती है। वो प्राणों से हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर की, उनकी शुद्धि होती है। प्राणायाम के विषय में एक श्लोक भी कहा गया है, योग दर्शन का श्लोक है, तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। मतलब प्राणायाम वो है जो हमारे अंदर जो अज्ञान का या फिर अंधकार का जो आवरण ढका हुआ है हमारे ज्ञान के ऊपर, उसको नष्ट करता है प्राणायाम। वो नष्ट कैसे होता है? जो हमारे शरीर की मुख्य नाड़ियां हैं वो मलाक्रांत रहती हैं, उस मलों को हटाने के लिए, ताकि जब वो अंधकार, वो अज्ञान रूपी मल जो है हमारी नाड़ियों से हट जाता है तो उनके अंदर से प्राणों का पूर्ण प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर के अंदर प्राणों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो वो हमारी जो फिजिकल बॉडी है और जो हमारी इंटरनल बॉडी है, जिसको आप सूक्ष्म शरीर बोलते हो या उससे भी जो अधिक सूक्ष्म होता, कारण शरीर होता है, वो है, तो उन सब को शुद्ध करना शुरू कर देती है। तो उसके ऊपर जो मल का आवरण उसके ऊपर रहता है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश जो है प्रवाहित होने लग जाता है। तो इससे हमारे फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट होता है और हमारी जो इंटरनल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है जो हमारा, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो दोनों की शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। तो योग सूत्रों के अनुसार प्राणायाम काफ़ी तरह के बताए जाते हैं। जो मेन जो प्राणायाम है, जितने भी योग के ग्रंथ हैं उसमें हठ योग प्रतिपिका कह लो, या फिर हमारे जो दूसरे ग्रंथ हैं योग दर्शन की भी अगर बात करें, तो मुख्य रूप से जो प्राणायाम है वो 15 से 20 तरह के, ये जो मेन प्राणायाम माने जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य जो है वो 15 से 20 टाइप के ही प्राणायाम होते हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे पहला प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे शुरुआत में किया जाता है, जो योगी लोग सबसे पहले करते हैं नाड़ियों के शोधन के लिए, उसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोल दिया जाता है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नाम है वो उसका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। क्योंकि हम इस चैनल में साइंस की बात करते हैं, योग को साइंस के साथ जोड़ के देखते हैं, तो उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो बेसिकली कैसे काम करता है? तो जो हमारे शरीर की जो मुख्य नाड़ियां हैं, दाई नासिका और बाई नासिका, ठीक है। दाई नासिका को हम लोग बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और ये हमारी होती है चंद्र नाड़ी। ये जो है ये शरीर की जो प्राणवायु उसको बैलेंस करके रखती है। सूर्य नाड़ी उसको अग्नि प्रदान करती है, मतलब उष्मा प्रदान करती है, और चंद्र नाड़ी उसको शीतलता प्रदान करती है पूरे शरीर को जो है, ठीक। तो जब इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस किया जाता है, जब दोनों नाड़ियां सम अवस्था में चलने लग जाती हैं, आपने देखा होगा, आप कभी भी ऑब्जर्व करके देखना कि आपकी हर समय एक ही नाड़ी एक्टिवेट नहीं, एक ही नाड़ी एक्टिवेट होगी। आपको या तो एक नाड़ी से, एक स्वर से खुल के सांस आ रहा होगा, बिल्कुल खुल के। वैसे तो दोनों हल्की हल्की चलती रहेंगी, लेकिन एक से बिल्कुल खुल के सांस आएगा आपका, दूसरी से थोड़ा रुकावट सी महसूस होगी, ठीक है। तो वो नाड़ी उस समय काम नहीं कर रही होती है, तो दूसरे वाली जो
मेन है। मान लो चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो चंद्र नाड़ी से बिल्कुल खुल के स्वर आएगा, सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो सूर्य नाड़ी से खुल के स्वर आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है जो दोनों ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का, ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है। इसके बारे में हम बाद में कभी एक टॉपिक लेके चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इससे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम के विषय में, जैसा हम बता रहे थे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या करता है कि ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, जिससे कि दोनों नाड़ियां बैलेंस होके, और हमारी जो तीसरी नाड़ी होती है, जो तीसरी मुख्य नाड़ी है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो तीसरी नाड़ी को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो तीसरी नाड़ी होती है वो हमारे मेरुदंड के अंदर स्थित होती है। मेरुदंड के नीचे वाले भाग से लेके ऊपर तक वो चलती हुई पूरा ऊपर हमारे मस्तिष्क तक जाती है वो नाड़ी। तो उस नाड़ी को एक्टिवेट करना है, क्योंकि वो नाड़ी ही जो जब वो एक्टिवेट हो जाती है तभी हम ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंच पाते हैं। अगर वो नाड़ी एक्टिवेटेड नहीं है तो हम ध्यान और समाधि की अवस्था में नहीं जा पाते। ठीक, अगर हमें ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुंचना है तो उस नाड़ी को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उस नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए हमें दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों नाड़ियाँ सम अवस्था में प्रवाहित, इनसे स्वर प्रवाहित होने लग जाए। और वो तब होगा जब इन नाड़ियों का शोधन होगा। जो भी हमारे अंदर मल है, जो नाड़ियों के अंदर जो मल जमा हो गया है, उस मल का जब शोधन हो जाएगा तो फिर वो जो हमारे स्वर हैं बिल्कुल सम अवस्था में प्रवाहित होंगे, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारी क्रियान्वित होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके पीछे का जो बेसिक विज्ञान है। तो इसके लिए क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना कैसे है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला होता है पूरक, उसके बाद होता है कुंभक, उसके बाद होता है रेचक। पूरक बोलते हैं हम जब हम सांसों को अपने अंदर भरते हैं, जब सांसों को पूरा अंदर फिल करते हैं तो वो पूरक कहलाता है। कुंभक कहते हैं जब हम उन सांसों को वहीं पे रोक देते हैं, सांसों को अंदर रोक के रखते हैं, तो वो कुंभक की अवस्था होती है। और रेचक होता है जब हम सांसों को बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, जब एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं प्राणों को, तो वो रेचक की अवस्था होती है। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम सिर्फ 2 ही भागों का उपयोग करते हैं, पूरक का और रेचक का। इसमें हम कुंभक नहीं करते, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके लिए एक विशेष मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर कोई दूसरा भी प्राणायाम हो उसके लिए। तो उसमें दाएं हाथ की, ठीक है, ये हमारा हाथ आपको दिख रहा होगा, तो इसमें ये अंगूठा है। ठीक है, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। ये है मध्यमा, ठीक है, ये है अनामिका, और ये है कनिष्ठा जो सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें जो हमारी तर्जनी और मध्यमा है उसको अंगूठे के मूल में लगा लेना होता है ऐसे। ठीक है, और इन जो अनामिका और कनिष्ठा है उनको दोनों को ऐसे मिला लिया जाता है, और अंगूठे को ऐसे ऐसे रखा जाता है। ठीक है, और जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो प्राणायाम में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्राणायाम में जो हमारा दाई नासिका है, दाई नासिका से अंगूठे को बंद कर लेते हैं, दाई नासिका को। फिर बाई नासिका से बिल्कुल आराम आराम से श्वास को अंदर भरते हैं। ये पूरक हो गया। ठीक है, हमने बिल्कुल आराम आराम से, जितनी आराम से आप भर सकते हो पूरा अंदर तक उसको, सांस को फिल कर लेना, ये पूरक हो गया इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें बिना रोके हुए, सांस को रोकना नहीं है, जैसे ही आपने पूरक खत्म किया उसके बाद में आपको रेचक करना है। दोनों उंगलियों से इस वाले नाक को दबाना है और दाई नासिका से उसको एक्सहेल कर देना है, बाहर निकाल देना प्राणों को।
तो ये हमने पूरा एक्सहेल कर दिया, पूरा निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी रेचक की अवस्था हो गई। अब इसी अवस्था में हमें फिर से ऐसे ही दबाए हुए बाएं नासिका को दबाए हुए दाएं से श्वास को धीरे धीरे भरना है। वो फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं से उसको एक्सहेल कर देना, निकाल देना है। ध्यान रखें कि निकालने की जो प्रक्रिया है वो भरने की प्रक्रिया से भी स्लो हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। निकालने की और लंबा लंबा, जितना लंबा निकाल सको उतना लंबा निकालो, फिर आराम आराम से भरो, आराम आराम से निकालो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, इस प्राणायाम को करने में, ठीक है। तो ये जो हमने भरा, एक से भरा, दूसरे से निकाला, दूसरे से भरा, उससे निकाला, तो ये एक प्राणायाम हुआ। तो ऐसे आपको रोज के कम से कम 15 से 20 प्राणायाम आपको करने हैं, ठीक है। और इसका अभ्यास आप 3 समय कर सकते हो। 2 समय तो आपको करना ही चाहिए। एक, सबसे पहले सवेरे उठ के, जब आप शौचादि से निवृत्त हो जाते हो, आप फ्रेश हो जाते हो पूरी तरह से, तो तब आप ये प्राणायाम करें, ठीक है। इस प्राणायाम का एक बेसिक रूल आप लोग जान लें, कोई भी प्राणायाम है वो भरे पेट नहीं करना है आपको, ठीक है। जब आप या तो खाना खाने के पहले करना है आपको, जब आप खाली पेट होते हो बिल्कुल, सुबह जैसे आप शौचादि से निवृत्त होके, उसके बाद में आप दोपहर में जब भी मान लो आपको 1 बजे खाना खाना, तो आप उसको 12 बजे प्राणायाम करें, ताकि जो सुबह का खाया हुआ, सुबह आपने मान लो जल्दी सुबह खा लिया है, 7 बजे के आसपास आपने खाना खा लिया है, तो बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप जरूर रखें। प्राणायाम करने के और खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, ताकि जो जब तक हमारा खाना जो है वो हमारे आमाशय से निकल के हमारे जो आंतों में चला जाता है, हमारे आमाशय वगैरह में हमारा आमाशय खाली रहता है उस अवस्था में, ठीक है। ऐसे ही शाम को आपको मान लो आपने 1 बजे भोजन किया है, तो शाम को आप उसके 5:30 6 बजे के आसपास जो है आप फिर प्राणायाम करें। उसके बाद में भोजन करने के आधा या 1 घंटे के बाद में कम से कम बीच में कोशिश करो कि 40 मिनट का गैप तो दो। 40 मिनट से 1 घंटे के बाद में आप उस अपना जो भी है भोजन ग्रहण करो, ठीक है। कुछ भी खाना है वो खाओ, उसके पहले उसके बीच में कुछ भी ना खाएं, प्राणायाम और उसके बीच में, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है जो प्राणायाम करते हुए आपको करनी चाहिए, ठीक है। आपने प्रक्रिया देख ही ली कि कैसे करनी है। तो ये प्राणायाम था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से जो मनुष्य डेली रूटीन के हिसाब से इसको करता है, तीनों समय करता है, तो उसका 3 से 4 महीने के अंदर उसकी नाड़ियों का शोधन हो जाता है पूर्ण रूप से। और नाड़ी शोधन होने से बहुत सारे उसके बेनिफिट होते हैं। उसके शरीर लचीला बन जाता है, उसके शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। मेरुदंड बिल्कुल लचीला हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है, बिल्कुल मेरुदंड सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल कमर आपकी बिल्कुल सीधी मिलेगी उसमें। अगर कमर में कोई दोष भी है तो वो दोष खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है इस प्राणायाम के। पूरे शरीर की नस नाड़ियों को ये जो मल से विमुक्त कर देता है। बहुत ही उपयोगी प्राणायाम। इससे सबसे पहले योगी लोग जो होते हैं इसी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ताकि इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है, सूक्ष्म शरीर की भी शुद्धि हो जाती है, नस नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है, ठीक है। और प्राणायाम करते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखें कि प्राणायाम आप शांत वातावरण में खुली हवा में बैठ के करें, ठीक है। मान लो आप कहीं घर में रहते हो तो बालकनी वगैरह में, जहाँ पे थोड़ी ताज़ी हवा का प्रवाह हो रहा हो, वहाँ पे बैठ के करें। और कोशिश करें कि डेली एक ही स्थान पे करें, बार बार स्थान ना बदलें। एक ही जगह को नियत कर लें अपना कि यहाँ पे मुझे प्राणायाम करना है, तो वहीं पे डेली प्राणायाम करें। इससे क्या होता है, एक ही जगह पे बंधने से एक ही समय पे करें। कोशिश करें एक ही समय पे, ज़्यादा समय इधर उधर ना करें, उसी समय पे करें। तो उससे क्या आपका मन जो है वो उसमें लगने लग जाता है, फिर प्राणायाम में लगने लग जाता है, ठीक है। आपको यौगिक जो प्रैक्टिस है उसमें लगने लग जाता है। बेसिकली आपकी जो ब्रेन की वायरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ब्रेन की प्रोग्रामिंग, आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि ब्रेन को कैसे रिवायर किया जाए, ब्रेन को कैसे
बेसिकली उसको कैसे रीप्रोग्राम किया जाए। तो ये एक तरह से रीप्रोग्रामिंग हो जाती है जब आप नए बिल्कुल एक ही स्थान पे एक ही टाइम पे जब आप अभ्यास करते हो तो उससे आपके अभ्यास की जो है एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्राणायाम के जो बेसिक्स हैं वो मैंने फ़ायदे भी बताए हैं इसके। ठीक है, तो ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। उम्मीद है कि आप लोग इसे करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपको अगली वीडियो में हम जो दूसरे जो प्राणायाम है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है योग दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, उनका हम अभ्यास करेंगे। उन प्राणायामों के अंदर आप बाह्य प्राणायाम है, आभ्यंतर प्राणायाम है, उसके बाद आपके भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत है, काफ़ी तरह के प्राणायाम हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनको जानेंगे, उनको कैसे किया जाता है, क्या सही तरीका उनका, क्या उनसे आपको लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई नई वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए, जिससे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि आप लोग वीडियोस को देखें और वीडियोस को आगे शेयर करें। ठीक है, ताकि लोगों को जो हमारी योग की जो प्राचीन विद्या है उसके बारे में पता चले, उसके बारे में लोग जाने, वास्तविक प्राणायामों के बारे में जाने। आजकल लोग बहुत सारे हो गए हैं योग सिखाने वाले, लेकिन वास्तविक जो योग दर्शन के अंदर या फिर जो हमारे जो योगिक ग्रंथ हैं उनके अंदर क्या दिया हुआ है उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोग सीख के इधर उधर से किसी कोई भी राह चलते हुए सिखा देता है और अपना लोग उसमें शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, प्राणायाम जो है किसी योग्य शिक्षक से ही सीखें। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम अगर गलत तरीके से करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्राणायाम सिर्फ फ़ायदा ही देता है, प्राणायाम से नुकसान भी हो जाते हैं अगर आप उसको गलत तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए सही तरीके से प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।